नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो दौड़ते हैं, सांस लेते हैं या मान लीजिए सिर्फ अपनी उंगली हिलाते हैं, यह सब साधारण सी लगने वाली क्रियाएं, इनके पीछे असल में क्या है? यह सब मुमकिन होता है शरीर की उन बुनियादी इकाइयों से जिन्हें हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। आज हम इसी दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। तो आइए, द स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा मकसद है यह समझना कि आखिर जंतु ऊतक है क्या और कैसे ये शरीर की अविश्वसनीय मशीनरी को चलाते हैं। जैसे किसी इमारत में ईंटें होती है, वैसे ही हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं होती है। जब एक जैसी कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी खास काम को करती है तो उसे टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। पौधों में प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक होते हैं और एनिमल यानी जंतुओं में एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक होते हैं। जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसे उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक की। ये हमारे शरीर की सतह को ढकते हैं, जैसे हमारी स्किन या त्वचा, और हमारे अंदरूनी अंगों की परत भी बनाता है, जैसे एलिमेंट्री कनाल यानी पाचन नली हुई, या फिर फेफड़े यानी लंग्स। एक तरह से कहें तो यह कवरिंग टिश्यू है, लेकिन इसका काम केवल ढकना नहीं है बल्कि रक्षा करना भी है। चीज़ों के आने जाने को कंट्रोल करना और कुछ जरूरी चीज़ें बनाना, मतलब सिक्रीट या स्राव करना भी है। और पता है, ये माहौल के हिसाब से अपना रोल भी बदल लेता है, इसलिए मैं तो इसे स्मार्ट बैरियर भी कहता हूँ। जैसे देखो, स्किन हमें भारी चोटों और कीटाणुओं से बचाता है, तो ये एक सुरक्षा दीवार हो गई। लेकिन यही एपिथेलियल टिश्यू लंग्स यानी फेफड़ों में होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कराते यानी आर पार जाने देते हैं। किडनी में यही छानने का काम करता है। यह एक जरूरत के हिसाब से दरवाजा या छन्नी भी बन जाता है। सेल के आकार और उनकी परतें कितनी हैं, इस आधार पर एपिथेलियल टिश्यू के भी प्रकार हैं। पहला स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे सेल की उपकला भी कहते हैं, बेहद पतली, चपटी और एक परत की कोशिकाओं से बना होता है। यह वहाँ होती हैं जहाँ चीज़ें तेजी से आर पार होती है, जैसे लंग्स के एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स या रक्त नलिका में भी होते हैं। दूसरा है क्यूबॉइडल या घनाकार एपिथेलियम। ये अक्सर ग्लैंड यानी ग्रंथियों और किडनी की नलिकाएं में मिलती है, जहाँ कुछ बनाने या सिक्रीट करने का काम होता है। ये एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं लंबी और खंबे जैसी होती है। ये ज़्यादातर इंटेस्टाइन यानी आंतों में होते हैं, जो पोषक तत्व के सोखने के लिए ज़्यादा सतह प्रदान करते हैं। चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पक्षमाभी। ये कॉलमनार एपिथेलियम के मॉडिफाइड रूप हैं और इन कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे रेशे होते हैं और वो एक लय में हिलते हैं यानी रिदमिक मूवमेंट करते हैं और चीज़ों को आगे धकेलते हैं, जैसे हमारे सांस की नलियों में बलगम को बाहर निकालने के लिए, मतलब सफाई का भी काम करते हैं। और पांचवी है ग्रैंडुलर एपिथेलियम। इनकी कोशिकाएं खास रसायन बनाने और उन्हें छोड़ने के लिए होती है, जैसे पसीना, लार या हार्मोन्स। अच्छा, अगर कनेक्टिव टिश्यू यानी उपकला ऊतक शरीर का कवर और गेटकीपर है, तो फिर इन सब अंगों और परतों को आपस में जोड़ने और सहारा देने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए हमारे शरीर में होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। जैसा नाम है वैसा ही काम, जोड़ना यानी कनेक्ट करना। लेकिन ये सिर्फ जोड़ता नहीं है, यह शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे विविध, मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी वाला ऊतक है। इसकी खासियत है इसका मैट्रिक्स, यानी वह चीज जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, और यह मैट्रिक्स ही तय करता है कि ऊतक कैसा होगा, एकदम तरल जैसे खून या एकदम ठोस जैसे हड्डी। तो इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए अब उसको समझते हैं। तो पहला है एरियोलर टिश्यू। इसे एक तरह का पैकिंग मटेरियल समझ लीजिए। यह अंगों के बीच की खाली जगह भरता है, उन्हें अपनी जगह पर टिकाए रखता है और त्वचा को नीचे की मांसपेशियों से जोड़ता है। फिर है एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक, मतलब चर्बी वाला ऊतक, जिसे हम फैट टिश्यू भी कह सकते हैं। इस एडिपोज टिश्यू की कोशिकाएं वसा जमा करते यानी फैट
स्टोर करती है। यह ऊर्जा का भंडारण है, अंदरूनी अंगों को चोट से बचाती है और शरीर को ठंडा होने से भी बचाती है। यानी एक प्रकार से कहें तो ये हीट इंसुलेटर का भी काम करती है। फिर है स्केलेटन टिश्यू यानी हड्डी, बोन। यह सबसे मजबूत संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। शरीर को ढांचा देता है, सहारा देता है और सुरक्षा देता है। यूं कहें कि यह एक तरह से मिनरल्स का बैंक भी है। फिर आते हैं कार्टिलेज पे यानी उपास्थि। यह हड्डी से नर्म और लचीला होता है। जैसे कान में, नाक की नोक पर और जोड़ों पर पाया जाता है। जोड़ों में यह हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है, उन्हें चिकना बनाता है। फिर अब आते हैं लिगामेंट पे। यह एक मजबूत रेशेदार पट्टियां होती हैं यानी स्ट्रॉन्ग फाइबर होती है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़कर जोड़ों को स्टेबल रखता है। फिर आते हैं कंडरा यानी टेंडन। यह भी मजबूत रेशेदार पट्टी होती है, पर यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। जब मांसपेशियां यानी मसल्स सिकुड़ती है तो कंडरा हड्डी को खींचती है, जिससे मूवमेंट उत्पन्न होती है। और आखिरी में है ब्लड यानी रक्त और लसिका यानी लिम्स। यह एक तरल संयोजी ऊतक है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड तो शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑक्सीजन, खाना, हार्मोन सब कुछ इसी से घूमता है। और लसिका का इम्यून सिस्टम में मतलब रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो यह कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ गोंद की तरह नहीं बल्कि यह तो शरीर का फ्रेमवर्क भी है, जैसे हड्डी, कुशिंग भी है जैसे फैट, मूवमेंट में मदद भी करता है जैसे टेंडन, जॉइंट्स को प्रोटेक्शन भी देता है जैसे उपास्थि यानी कार्टिलेज और लिगामेंट, और अंदरूनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ब्लड। चलिए, शरीर को ढांचा मिल गया, उसे जोड़ भी दिया, लेकिन हरकत कैसे होगी? चलने फिरने, बोलने या दिल के धड़कने के लिए तो कुछ और चाहिए। यहीं पर एंट्री होगी मस्कुलर टिश्यू की यानी पेशी ऊतक की। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक की सबसे बड़ी खासियत है उसकी सिकुड़ने की मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता। इन कोशिकाओं में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो इन्हें छोटा और मोटा होने देते हैं। इसी सिकुड़ने से बल पैदा होता है, फोर्स जनरेट होता है, जिससे शरीर या उसके अंग हिलते हैं। हर तरह की गति, चाहे वो हमें दिख रही हो जैसे या अंदरूनी हो जैसे भोजन का पेट में आगे बढ़ना, वही पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू के कारण ही होता है। तो अब हम मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के बारे में जानते हैं जो उनके काम और नियंत्रण के तरीके में अलग है। पहला है स्ट्रिएटेड या वॉलेंट्री मसल, रेखित या ऐच्छिक पेशी। इन मसल्स को हम अपनी इच्छा से कंट्रोल करते हैं, जैसे हाथ, पैर, चेहरे की मांसपेशियां। माइक्रोस्कोप में देखने पर इन पर धारियां दिखती है यानी स्ट्रिएशन दिखते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स या रेखित पेशी कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनस्ट्रिएटेड यानी इनवॉलेंट्री मसल, इसे हम अरेखित या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशी या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें धारियां नहीं होती यानी ये स्ट्रिएटेड नहीं होते हैं। ये हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती है यानी ये इनवॉलेंट्री होती है। यह पेट, आंत, खून की नलियों जैसे जगहों पर होती है और अपना काम खुद ब खुद करती रहती है, जैसे खाना को पचाना या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और तीसरा प्रकार है कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी। कार्डियक मतलब दिल। हाँ, यह सिर्फ दिल में पाई जाती है। इनकी बनावट तो स्ट्रिएटेड यानी रेखित जैसी होती है, मतलब धारियां होती हैं, पर काम अनैच्छिक होती है यानी इनवॉलेंट्री होती है। दिल की धड़कन को अपनी मर्जी से रोक या चला नहीं सकते हैं। यह बिना थके जीवन भर एक लय में रिदमिक तरीके से धड़कती रहती है। अच्छा, तो ढांचा हो गया, जोड़ हो गया, गति भी आ गई, इन सब को कंट्रोल कौन करेगा? मतलब मैसेज कैसे पहुंचेगा कि कब कौन सी मांसपेशियों को सिकुड़ना है या बाहर गर्मी है तो पसीना निकालना चाहिए आदि। तो इसके लिए ज़रूर कोई कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क टाइप का कुछ होगा। तो वो है हमारा चौथा प्रकार। यह हमारे शरीर का इंफॉर्मेशन हाईवे है। इसका काम है बाहरी और अंदरूनी माहौल से जानकारी लेना, उसे समझना, प्रोसेस करना और फिर शरीर के बाकी हिस्सों को बताना कि क्या करना है।
यह हमारे सोचने, सीखने, याद रखने और महसूस करने का भी आधार है। और इसकी मूल इकाई है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। एक सामान्य न्यूरॉन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं जो सूचना के प्रवाह को संभव बनाते हैं। पहला है सेल बॉडी या कोशिका काय। यह कोशिका का मुख्य हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। यहीं पर कोशिका का सारा कामकाज चलता है और आने वाली सूचनाओं को एक तरह से प्रोसेस किया जाता है। और दूसरा है डेंड्राइट्स। यह पेड़ की शाखाओं जैसे पतले रेशे होते हैं जो कोशिका से निकलते हैं। इनका काम है दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल या संदेश सुनना और उसे कोशिका काय तक लाना यानी सेल बॉडी तक लाना। और तीसरा है एक्सॉन। यह एक लंबा रेशा होता है जो संदेश को कोशिका काय यानी सेल बॉडी से दूर ले जाता है और किसी दूसरे न्यूरॉन या मसल्स तक या किसी ग्रंथि यानी ग्लैंड तक यह संदेश भेज देता है। तो डेंड्राइट इनकमिंग कॉल की तरह, सेल बॉडी ऑपरेटर की तरह और एक्सॉन आउटलाइन की तरह, और ये सभी मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। एक अकेला न्यूरॉन कुछ नहीं कर सकता, यह अरबों की संख्या में होते हैं और मिलकर एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस नेटवर्क के मुख्य प्रोसेसिंग सेंटर है। ये जानकारी का विश्लेषण करते हैं और फिर एक्सॉन के जरिए शरीर के बाकी हिस्से को निर्देश भेजते हैं। यह सब बिजली की तेजी से होता है। तो ये थे एनिमल टिश्यू के वो 4 मेन टाइप्स। उपकला यानी कवरिंग, संयोजी यानी कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग, पेशी यानी मूविंग और तंत्रिका यानी कम्युनिकेटिंग। तो आइए सबको एक साथ एक उदाहरण से देखते हैं। एक बहुत ही आसान सी चीज़ लेते हैं, एक कदम उठाना। तो सोचिए क्या होता होगा। ब्रेन से पहले नर्वस टिश्यू को कमांड आता है, मसल टिश्यू सिकुड़कर पैर की हड्डियां को हिलाता है। इस बीच टिश्यू मतलब टेंडन और लिगामेंट सब कुछ अपनी अपनी जगह पर जोड़े रखता है। पूरे टाइम एपिथेलियल टिश्यू या स्किन पैर की हिफाजत करती है। तो है ना यह जबरदस्त टीम वर्क। अब जाते जाते एक सवाल, शरीर को ढांचा देने से लेकर जरूरी चीजें पहुंचाने तक इतना सारा काम करने वाला ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, क्या ये हमारे शरीर का असली अनसंग हीरो है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में केवल द स्टडी सेंटर पे।